Hello friends, how are you? I think all are fine. जूनियर अकाउंटेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर विद आंसर की आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। ओनली कॉमर्स एंड अकाउंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है 50 क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। और ये जो आपका एग्ज़ाम है ये एचएसएससी का आप अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हो या पीजीटी कॉमर्स की आप कोई भी एग्ज़ाम की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इट मीन्स एचटेट की, एचपीएससी की या फिर आपकी आरपीएससी की, बीपीएससी की, तो सभी में क्योंकि ऑलमोस्ट जो सिलेबस होता है वो सेम ही होता है, तो वहाँ पर भी ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलते हैं और जान लेते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। उसके साथ साथ अगर आप कॉमर्स के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ताकि सभी जो भी क्वेश्चंस है, नोटिफिकेशन है, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलते हैं। ये जो जूनियर अकाउंटेंट का पेपर है, फर्स्ट 50 क्वेश्चन कॉमर्स एंड अकाउंट्स रिलेटेड है। जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन आपके, 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं, 10 इंग्लिश के हैं, 10 हिंदी के हैं। टोटल 100 क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन पेपर में मेंशन है। अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट 50 क्वेश्चन जो कि कॉमर्स एंड अकाउंट्स से रिलेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल यही बता देते हैं कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर पर डाउट है तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो भी आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ स्टैंडर्ड कॉस्ट इज हायर देन द एक्चुअल कॉस्ट। देखो, स्टैंडर्ड कॉस्ट यानी कि हमने माना था कि ये जो हम जो माल बना रहे हैं, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसकी कॉस्ट आनी चाहिए 50, लेकिन उसकी कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई, 40 आ गई। तो हमारे लिए वो क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो 10 की जो कॉस्ट हमने ज़्यादा मानी हुई थी वो हमारी कम आई है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक यूनिट हम कम या ज़्यादा करते हैं तो उससे जो कॉस्ट में डिफरेंस आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग वन मोर यूनिट, यानी कि एक यूनिट इंक्रीज करने के बाद जो कॉस्ट इंक्रीज होती है उसी को हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल कॉस्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे डिक्रीज भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है इंक्रीज ही हो। अगर एक कॉस्ट के कम या ज़्यादा, क्योंकि जब भी हम मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन करते हैं तो उसमें हम यही बताते हैं कि एक यूनिट की कम या ज़्यादा करने से जो कॉस्ट में डिफरेंस आता है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड, द फर्स्ट सेट ऑफ प्लानिंग। तो फर्स्ट सेट प्लानिंग का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, सबसे पहले हम क्या डिसाइड करते हैं, अपना गोल डिसाइड करते हैं, अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, सिक्योरिटी प्रीमियम शो अंडर विच हेड ऑफ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के कौन से हेड के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम को शो किया जाता है। तो देखो, हमारा जो रिजर्व एंड सरप्लस होता है उसी के अंदर एड हम इसको क्या करते हैं, शो करते हैं। बट रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो जनरल रिजर्व इसका आंसर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू आंसर हमारा जो आंसर है वो देखा जाता है कि ऑब्जेक्ट हमारे जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं वो क्या दिए हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग ही हम आंसर देते हैं। जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है उसी को हम राइट मानते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, ऑपरेशन कॉस्टिंग इज ए मिक्स ऑफ। तो ऑपरेशन कॉस्टिंग जो होता है वो हमारा किसका मिक्सअप होता है, जॉब एंड प्रोसेस कॉस्टिंग का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, प्लानिंग इज कॉल्ड प्राइमरी मैनेजमेंट एज इट इज़ बेसिक्स फॉर। प्लानिंग को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी मैनेजमेंट के। तो ये हमारा जो प्लानिंग होता है वो किसके ओरिएंटेशन पे होता है, यानी कि फ्यूचर डिसीजन मेकिंग में वो हमारी हेल्प करता है, क्योंकि इसीलिए इसको प्राइमरी मैनेजमेंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम फ्यूचर्स के बारे में डिसीजन लेते हैं कि क्या कुछ बेटर रहेगा, फिर उससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, उसी के रिगार्डिंग हम मैनेजमेंट करते हैं कि फ्यूचर में हमारे जो शेयर्स हैं वो इंक्रीज होंगे, डिक्रीज होंगे, शेयर्स की वैल्यू क्या रहेगी। तो इस तरह के जो भी हैं वो इसीलिए इसको प्राइमरी मैनेजमेंट का पार्ट कहा जाता है। उसके बाद है ट्रांसफ़र अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नोन। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफ़र करना हमारा क्या होता है, डेलीगेशन होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, डेलीगेशन, असाइनमेंट, अलॉटमेंट, इनमें से कई बार अलग अलग, कई बार असाइनमेंट के बारे में पूछ लिया जाता है, कई बार डेलीगेशन, कई बार अथॉरिटी से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये जरूर बहुत ही अच्छे से करना है, इन तीनों में डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी कैपिटल इज ब्रोथ इन बाय सॉल्वेंट पार्टनर्स। तो इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी के केस में जो सॉल्वेंट पार्टनर्स होते हैं वो किस रेशो में
जो है कैपिटल लेके आएंगे तो उनकी जो रेशो होगी वो कैपिटल रेशो होगी। ठीक है, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यूज ए प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग, तो देखो प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है। प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब होता है जो काम प्रोसेस में होता है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग को हम किस में यूज करते हैं? शुगर मिल में। क्यों? क्योंकि चीनी जो है वो एक प्रोसेस में बनाई जाती है। गन्ने से रस निकालेंगे, रस से फिर हम उसको क्या बनाएंगे, कुछ और प्रोसेस करेंगे, उसके बाद ही हमें क्या मिलती है? शुगर मिलती है। ठीक है, तो ये क्या काम होता है? ये प्रोसेस में होता है और इसकी इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस कॉस्टिंग बोलते हैं, इसकी कॉस्ट को एनालाइज करने को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 10th क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ कॉस्टिंग अडोप्टेड फॉर जॉब विच आर सेपरेट ओवर द लॉन्ग पीरियड। तो लॉन्ग पीरियड के लिए हम क्या करना? अडोप्ट द जॉब। इसके लिए हम कौन सा करते हैं? हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है वो हमारा इसी का टाइप होता है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर हम उस जॉब को अडॉप्ट करते हैं जिसको हम अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर देते हैं? उसको लंबे टाइम पीरियड के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अलग अलग वर्क को। ठीक है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। जैसे हम क्या कहते हैं कि भाई 5 ईयर्स के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, 10 ईयर्स के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, ये काम करना है। ठीक है, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बोलते हैं। यूनिट एक यूनिट के लिए होता है, जॉब सिर्फ एक काम के लिए होता है। ठीक है, कि भाई हमें ये इतना माल इस के लिए प्रिपेयर करना है। प्रोसेस क्या हो जाता है? वो शुगर का जो एग्जांपल है आप वो इसमें आपने सुना है, पढ़ा ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेंशन था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11th। तो क्वेश्चन नंबर 11th, फिक्स्ड एसेट्स आर हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ। फिक्स्ड एसेट्स इनमें से किस प्रयोजन के लिए रखी जाती हैं? तो फिक्स्ड एसेट्स हम किसके लिए रखते हैं? अपना जो बिजनेस ऑपरेशन है उसमें यूज़ करने के लिए रखते हैं उसको, ना तो हम सेल करने के लिए, क्योंकि रीसेल के लिए अगर किया है तो फिक्स्ड एसेट्स नहीं होंगी, वो क्या हो जाएंगी? हमारी गुड्स हो जाएंगी। ठीक है, कैश में कन्वर्ट करने के लिए भी नहीं, ना ही उसके ऊपर लोन लेने के लिए। जो मेन पर्पस होता है वो हमारा क्या होता है? ऑपरेशंस, बिजनेस में ऑपरेशंस के लिए, बिजनेस में यूज़ करने के लिए। उसके बाद है 12th क्वेश्चन, द बैलेंस शीट गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट। तो बैलेंस शीट क्या इन्फॉर्मेशन देती है हमें? हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, कॉस्ट ऑडिट इज ए वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड टू एस्टिमेट द। कॉस्ट ऑडिट, वेरिफिकेशन करना, कॉस्ट रिकॉर्ड का एस्टिमेट लगाना, ये हमारा किसको शो करता है? तो ये हमारा जो है इंटरनल एफिशिएंसी को शो करता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, इंक्रीमेंटल कॉस्ट आर ऑल्सो नोन एज। इंक्रीमेंटल कॉस्ट उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी, डिफरेंशियल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट को डिफरेंशियल कॉस्ट भी कहा जाता है। डेटर बैलेंस आर वेरीफाइड थ्रू। डेटर्स के बैलेंस को कैसे वेरीफाइड कर सकते हैं हम? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कंफर्मेशन फ्रॉम डेटर, डेटर से कंफर्मेशन के थ्रू। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट एट विच। तो ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा जहाँ पे हमारी रिवेन्यू और कॉस्ट इक्वल हो जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17, स्टॉक इज ट्रेड इंक्लूड्स। तो स्टॉक के अंदर किसको इंक्लूड किया जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनसोल्ड गुड्स इन हैंड। तो बिना बिका हुआ माल जो रह जाता है वही हमारा किसके अंदर आता है? स्टॉक के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? वाउचिंग ऑफ गुड्स रिसिप्ट्स इज डन थ्रू। तो वाउचिंग ऑफ गुड्स रिसिप्ट्स इज डन थ्रू किसके माध्यम से की जाती है वाउचिंग? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा गुड्स रिसिप्ट्स वाउचर। तो उसके लिए हमें क्या मिलता है? वाउचर मिलता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ। ऑर्गेनाइजिंग कौन सी प्रोसेस है? इज द प्रोसेस ऑफ। तो ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं? डिफाइनिंग द ग्रुप, ग्रुपिंग द एक्टिविटी। बिल्कुल सही आंसर है इसका 19 का, तो ए हो जाएगा। डिफाइनिंग द ग्रुपिंग
डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटी, किसको क्या काम करना है, ठीक है, उस चीज़ को ऑर्गेनाइजिंग करना। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन के कौन सा मेथड्स नहीं है, तो देखो स्ट्रेट लाइन भी होता है, इक्वल इंस्ट्रूमेंट भी होता है, इक्वल इंस्टॉलमेंट भी होता है, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड भी होता है, लेकिन लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केटिंग वैल्यू नहीं होता। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल में किसको इंक्लूड नहीं किया जाता, डिबेंचर को हम नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि शेयर कैपिटल का पार्ट ऑर्डिनरी शेयर भी होते हैं, यानी कि इक्विटी शेयर भी होती है, प्रेफरेंस शेयर भी होते हैं, और जनरल रिजर्व में भी किसका पार्ट होता है, शेयर कैपिटल का। बट डिबेंचर्स में हमारे शेयर कैपिटल में डिबेंचर इंक्लूड नहीं होते। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, फॉर वाउचिंग द परचेज रिटर्न द ऑडिटर शुड रिव्यू, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, डेबिट नोट इशू। क्यों, क्योंकि परचेज रिटर्न कर रही हैं, ठीक है, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके लिए मैंने बताया था कि कब डेबिट नोट होगा, कब क्रेडिट नोट, तो क्रेडिट नोट हमारा किस केस में होता है, हमारा जब क्या होता है, सेल्स रिटर्न होता है। परचेज रिटर्न के केस में हमारा क्या होता है, डेबिट नोट होता है। और क्यों होता है ये भी मैंने काफ़ी अच्छे से बताया था आपको। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, सो 23, ऑपरेशन कॉस्टिंग इज यूज्ड फॉर, ऑपरेशन कॉस्टिंग इज यूज्ड फॉर, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। और कंपनी ऑडिटर आर अपॉइंटेड बाय, तो कंपनी ऑडिटर्स को कौन अपॉइंट करता है, हमारे जो शेयर होल्डर्स होते हैं वही क्या करते हैं, कंपनी ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, और इसका भी फर्स्ट। उसके बाद है 25th, यूनिट कॉस्टिंग इज यूज्ड वेयर इन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, तो यूनिट कॉस्टिंग में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, क्या होते हैं, स्टैंडर्ड्स, मैन्युफैक्चरिंग आर स्टैंडर्ड्स, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, तो क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मैनेजमेंट ऑडिट, तो मैनेजमेंट ऑडिट के लिए कौन सा करेक्ट है, it is compulsory, should be done annually, can be done only by CA, there are no set rules for management audit, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, there are no set rules for management। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, द प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग कॉस्ट विद रिवेन्यू मीन्स, तो मैचिंग कॉस्ट इसमें क्या किसको मैच किया जाता है, तो रिवेन्यू के साथ हम एक्सपेंसेस जो भी इनकम से रिलेटेड है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, मैच करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 28, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स लीड्स टू, तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक किस कारण होता है, तो ओवर स्टेटमेंट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, तो बिल्कुल जो है राइट आंसर है इसका कि हम करंट ईयर के प्रॉफिट को क्या कर देते हैं, अधिक बता देते हैं, अधिक एस्टिमेट कर देते हैं, तो उससे भी हमारे जो स्टॉक वैल्यूएशन है, जो स्टॉक की वैल्यू है वो क्या निकल के आएगी, ज़्यादा ही निकल के आएगी। सो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद है 29th क्वेश्चन, 29th, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस कंपेयरिंग इट विद टारगेट एंड टेकिंग करेक्ट एक्शन इज नोन एज, तो मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना और टारगेट करना और टेकिंग करेक्ट एक्शन लेना, तो ये हमारा किसका पार्ट होता है, कंट्रोलिंग का पार्ट होता है। तो 29 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। उसके बाद 30, फिक्स्ड कॉस्ट इन बैंक इज वेरीफाइड थ्रू, तो फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड डिपॉजिट हम बैंक के जो थ्रू है उसको वेरीफाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या यूज किया जाएगा, तो कन्फर्मेशन फ्रॉम बैंक की जो कन्फर्मेशन है उसी को हम क्या मानेंगे, वह उसी के थ्रू उसको वेरीफाइड करेंगे। उसके बाद है 31, फॉर वाउचिंग ऑफ विच एक्सपेंसेस द ऑडिटर शुड यूज सेल्स इनवॉइस, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, एक मिनट, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सेल्स टैक्स, क्योंकि सेल्स इनवॉइस किसके लिए यूज किया जाता है, कौन से एक्सपेंसेस के लिए वाउचिंग का यूज किया जाएगा, तो सेल्स टैक्स के लिए। उसके बाद है 32, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस है तो हम किसके कंपैरिजन में करते हैं, एक्चुअल प्राइस इज डिफरेंट देन स्टैंडर्ड प्राइस, क्योंकि प्राइस के बारे में प्राइस का वेरिएंस देख रहे हैं तो प्राइस के बीच में डिफरेंस देखेंगे कि एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस में जो भी डिफरेंस होगा वो मटेरियल प्राइस वेरिएंस ही आएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33,
द अजम्पशन दैट द बिजनेस इज सेपरेटेड फ्रॉम द ओनर्स इज नोन एज। तो बिजनेस और जो ओनर्स है उनको हम क्या मानते हैं, सेपरेट मानते हैं। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है, हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि हमारा बिजनेस अलग है और ओनरशिप अलग है, दोनों क्या है, अलग अलग है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज यूज्ड फॉर। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को क्यों यूज़ किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 35, डिसीजन मेकिंग इज डिस्क्राइब एज। तो डिसीजन मेकिंग को किस तरह से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चूजिंग अमंगेस्ट अल्टरनेटिव, यानी कि सभी अल्टरनेटिव में से किसी बेस्ट को चूज करना हमारा क्या होता है, डिसीजन मेकिंग होता है। उसके बाद 36, डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर इज। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, रिकॉर्डेड ऑन बैलेंस शीट डेट ऑफ द ईयर फॉर विच डिविडेंड इज डिक्लेयर। तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड अप्रूव्ड बाय शेयर। क्वेश्चन नंबर 37, द फर्स्ट स्टेप ऑफ डिसीजन मेकिंग इज। तो फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है डिसीजन मेकिंग का, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, प्रॉब्लम ही आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि उसके बाद ही उसका सॉल्यूशन हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है। तो 38 हमारा जो क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द पीपल इन ए ग्रुप टू वर्क टुगेदर टुवर्ड ए कॉमन गोल इज टर्म्ड एज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन। क्योंकि कोऑर्डिनेशन के द्वारा ही हम क्या करते हैं, जो ग्रुप है वो कॉमन गोल को अचीव करने के लिए सभी फोकस करते हैं। वो किस बेस पे पॉसिबल होता है, जब सभी में क्या हो, पूरे ग्रुप में कोऑर्डिनेशन हो। उस प्रोसेस को हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू है आपकी? तो इसमें जो ट्रू स्टेटमेंट है वो है आपकी ऑप्शन नंबर डी, स्टैट्यूटरी ऑडिट इज कंपलसरी। क्यों? क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑडिट कंपलसरी है, मैनेजमेंट ऑडिट कंपलसरी नहीं है। दोनों ही कंपलसरी हैं जी नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है वो क्या होती है, कंपलसरी। सो ऑप्शन नंबर डी इज इसका राइट आंसर है। उसके बाद है 40 क्वेश्चन, द पर्सन who works with people by coordinating their activity to achieve organization goal is known as। तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मैनेजर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41 में क्या पूछा गया है, बैंक बैलेंस को चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, ये हमें चाहिए बैंक स्टेटमेंट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42, क्विक रेशो इज आल्सो नोन एज। क्विक रेशो को और हम क्या बोलते हैं? तो क्विक रेशो को हम अपने जो यूज किया जाता है वो एसिड टेस्ट रेशो नाम भी यूज किया जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43, कॉस्ट ऑफ प्रीवियस डिपार्टमेंट इन ए प्रोसेस कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ट्रांसफर्ड इन कॉस्ट, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44, फिक्स्ड एसेट्स आर प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट। तो फिक्स्ड एसेट्स को हम किस बैलेंस शीट में किस कॉस्ट पे शो करते हैं? तो जो हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट, और हिस्टोरिकल कॉस्ट हमारी कौन सी होती हैं, उसमें से हम जब डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं तो जो वैल्यू निकल के आती है उसी पर हमें क्या करना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है। इट मीन्स उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू की, फ़िलहाल इसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 45, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का कौन सा पार्ट हमारा नहीं होता है? क्योंकि बैलेंस शीट में हम क्या शो करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक शो करते हैं, तो ओपनिंग स्टॉक हमारा बैलेंस शीट का पार्ट नहीं होता है। उसके बाद है 46 क्वेश्चन नंबर 46, इन द अब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स प्रॉफिट। तो पार्टनर्स में प्रॉफिट का जो एग्रीमेंट है वो अब्सेंस है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इक्वली के उसको क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47, स्टॉक इन ट्रेड इज वैल्यूड एट। तो स्टॉक इज ट्रेड लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रीजनेबल वैल्यू। तो उसको हम स्टॉक इन ट्रेड की वैल्यू जो होती है, जो दोनों में से लोअर होगी उसी को हम क्या करेंगे, शो करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 48, ए बैलेंस शीट इज एक्सप्रेस्ड एज। तो बैलेंस शीट क्या एक्सप्रेस करती है, हमारी जो एसेट्स हैं
जो हमारी एसेट्स हैं वो किसके इक्वल होती हैं, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के टोटल के इक्वल होती हैं। तो इसको कई बार जो है लाइबिलिटी एसेट्स माइनस कैपिटल, ठीक है, इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो स्टेटमेंट यही रहती है, इसको हम किसी तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, ए बैलेंस शीट शो। क्वेश्चन है आपका, ए बैलेंस शीट शो। तो बैलेंस शीट क्या शो करती है आपकी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसेट्स एंड लाइबिलिटी एट द पॉइंट, कि उस टाइम पे उस दिन हमारी एट पॉइंट हमारी एसेट्स और लाइबिलिटी कितनी है, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है हमारी बैलेंस शीट। उसके बाद है क्वेश्चन लास्ट 50 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हमारी नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फोकस ऑन द कंपटीशन। ये किसके ऊपर फोकस करती है, कंपटीशन के ऊपर। जी नहीं, ये हमारा जो है इसकी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। बाकी जो कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट है, इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, तीनों ही हमारी करेक्टरिस्टिक्स है किसकी, मैनेजमेंट की। तो आई होप आपको जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं और आपको समझ में भी आए होंगे। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर, किसी भी आंसर पे डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इसे आगे अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।